हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्वालिफाई किया। मैंने कौन कौन से बुक से स्टडी किया, कौन कौन से स्ट्रेटजी अपनाई, कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ किया। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ये वीडियो सोनिया गौतम जी को डेडिकेटेड है, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि आपने कहाँ से तैयारी की और कैसे तैयारी की। मैं आपके साथ सभी स्ट्रेटजीज़ को शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम में से हर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले। क्योंकि हमें बहुत बार तो ये पता ही नहीं होता कि हम कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं और राइट अप्रोच क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ आज वो सभी बातें शेयर करूँगी। ये मेरे 2024 का स्कोर कार्ड है, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम ही सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और आप देख सकते हैं कि मेरे 112 मार्क्स आए हैं। तो अप्रोच को समझने से पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 150 मिनट मिलती हैं। इसका मतलब है हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलती है। इसमें हर सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, सिवाय सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट में आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं 60 मार्क्स के। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लैंग्वेज का क्या रोल है सीटेट में। एग्ज़ाम में आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी पड़ती है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अक्सर हमें बोला जाता है कि हमें लैंग्वेज 1 वो चूज़ करनी है जिसमें हमारी प्रोफिशिएंसी है, लेकिन मैंने उल्टा किया था और मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो लैंग्वेज को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ की और लैंग्वेज 2 हिंदी चूज़ की, तो मेरे को इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हिंदी। और वहीं अगर मैंने उल्टा किया, लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी को चूज़ किया और लैंग्वेज 2 मैंने इंग्लिश को चूज़ किया, तो मेरे को हिंदी के 30 क्वेश्चंस थोड़े सा डिफ़िकल्टी के लेवल के मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो अब हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो कि हमारा 60 मार्क्स का होता है। ये लेवल 2 के लिए बता रही हूँ मैं। सब्जेक्ट की बात करते हैं। मान लीजिए आपने बीएससी की है, आप मेडिकल के हैं नॉन मेडिकल के, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सब्जेक्ट मिलेगा साइंस एंड मैथ। और मान लीजिए आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा सोशल साइंस। तो मेडिकल के बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी तरह जो ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ बायोलॉजी थी, तो हम मैथ का एग्ज़ाम क्यों दी। और मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं ऐसे कि मेरे पास तो बायोलॉजी थी, मैं मैथ का एग्ज़ाम क्यों दूँ। लेकिन आपको 30 क्वेश्चंस मैथ्स के मिलेंगे और 30 क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलेंगे, इसलिए आपको मैथ भी काफ़ी अच्छे से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप सीटेट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है। तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि आप कोई भी 1.5 से 2 घंटे के मैराथन देख लीजिए सीडीपी की, जिसमें ये सभी थ्योरीज कवर हो। कौन कौन सी थ्योरी? जीन पियाजे थ्योरी, लेवी-गोत्से थ्योरी, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, जिसका दूसरा नाम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये कभी कभार इस नाम से भी आ जाती है, एंड बंडूरा थ्योरी। ये वो थ्योरीज हैं जिनमें से आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, इसमें इन टॉपिक्स में से 100% क्वेश्चन आते ही हैं। बंडूरा की थ्योरी में से अब क्वेश्चन कम आने लगे हैं, लेकिन अभी भी एग्जामिनर इसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। इन थ्योरीज को अच्छे से करने के बाद आपको ये सभी टॉपिक्स करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको काफ़ी अच्छे से करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, एनसीएफ, जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चन आपको जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों में से आ सकता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, हार्डली 20-20 या 30-30 मिनट के टॉपिक्स है, जिनको आपको काफ़ी अच्छे से करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सीडीपी की पेडागोजी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि सीडीपी की पेडागोजी दूसरे सब्जेक्ट की पेडागोजी का बेस तैयार करती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सीडीपी में 30 मार्क्स में से 25 तो लाने ही लाने हैं। ओके, क्योंकि और इसमें कोई
बहुत ज़्यादा हार्ड बात नहीं है कि आप 25 ना ला सके, बड़े आराम से आप 25 ला सकते हैं। इधर मैंने टोटल मार्क्स लिखे हैं और इधर मैंने टारगेट मार्क्स लिखे हैं जिसका आपको टारगेट करना है। जैसे आपको CDP में 30 में से 25 मार्क्स लाने का टारगेट सेट करना है, इंग्लिश में से 30 में से 20 का टारगेट सेट करना है, हिंदी में भी 30 में से 20, मैथ्स में 30 में से 15 एंड साइंस में 30 में से 15। ओके, तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको 15 नंबर का तो अनसीन पैसेज मिल जाएगा और 15 नंबर की पैडागोजी मिल जाएगी, पैडागोजी मिल जाएगी। सेम चीज़ लैंग्वेज 2 में है। मैंने इसमें एग्जाम्पल इंग्लिश और हिंदी लिया है, लेकिन आप 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी का इकट्ठा ही बता रही हूँ। दोनों लैंग्वेज में 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज और 15 मार्क्स की पैडागोजी आएगी। और अनसीन पैसेज तो क्या है, आपको बस पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखने हैं। तो इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए 20 मार्क्स, जिसमें से 15 मार्क्स तो आपको अनसीन पैसेज में से मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके 15 मार्क्स नहीं आते, आपके 13 या 14 मार्क्स आते हैं, तो पैडागोजी में आपको कितने स्कोर करने हैं, 7 या 8, राइट। सेम चीज़ लैंग्वेज 2 में है। तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि लैंग्वेज 1 को वो वाली लैंग्वेज 1 में वो वाली लैंग्वेज चूज़ करते हैं जो उनको आसान लगती है। लेकिन मैंने पता है क्या किया था, मैंने क्या था, लैंग्वेज 1 मैंने इंग्लिश चूज़ की थी और लैंग्वेज 2 मैंने हिंदी चूज़ की थी, क्योंकि मेरे को हिंदी ही आसान लगती है और मेरे को इंग्लिश ही हार्ड लगती है। तो मैंने सोचा कि अगर जो चीज़ मेरे को अच्छे से आती है उसी को मैं हार्ड बना दूँगी तो फिर मार्क्स अटेन करना मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ ईजी थी मैंने उसको और ईजी बना दिया, इसलिए मैंने हिंदी को लैंग्वेज 2 चूज़ कर लिया। आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप कुछ भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ये मैंने जो किया मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको 10 नंबर की पैडागोजी मिल जाएगी और आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं उन बच्चों में से हूँ जिसका मैथ बहुत 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 वीक है, क्योंकि मेरे पास बायोलॉजी थी। तो मुझे ये था कि मेरे को 15 मार्क्स का टारगेट सेट है, अगर मैं पैडागोजी में 10 मार्क्स ले लूँ, जो कि इम्पॉसिबल है 10 में से 10 आना, तो अभी मेरे 5 नंबर बचते हैं जो मुझे कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर का डीप एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि ये वो टॉपिक्स हैं मैथ के जो बहुत आसान हैं और जिनमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। मैं ढूंढने तो निकली थी 5 मार्क्स के लिए और मुझे मिल गया 10 से 12 मार्क्स का कंटेंट। अगर आप राइट ट्यूटर से पढ़ते हैं तो ये 1 घंटे के भी टॉपिक नहीं है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान है, मीन मीडियन मोड हार्डली 20 मिनट का, मैंने तो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, उससे मेरा मीन मीडियन मोड क्लियर हो गया था। रेक्टेंगुलर स्क्वायर आई थिंक सबको आते हैं। इसमें बस है कि प्रॉफिट लॉस थोड़ा लॉन्ग टॉपिक और लेंथी है, पर इसमें से क्वेश्चन हर बार ही आता है। इसमें से भी मैंने जितने भी टॉपिक आपको दिए हैं, आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर के हार्डली 3 फॉर्मूलाज हैं, उसके अंदर डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल देखना आपको, इसमें 10 मिनट का टॉपिक है हार्डली। फैक्टराइजेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, ये बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन ये जो हम मेडिकल वाले होते हैं ना, इन्हें मैथ इनका स्टार्टिंग से ही वीक होता है, इसलिए आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये वेरिएबल वाला क्या टॉपिक है मैं आपको बताती हूँ। इसमें मान लीजिए आपको एक्स स्क्वेयर दे दिया, मान लीजिए 4x स्क्वेयर दे दिया प्लस 2y दे दिया। इस इक्वेशन को मान लीजिए हमें बोल दिया कि माइनस कीजिए 3x स्क्वेयर में से माइनस 1y में से, तो आंसर क्या आएगा। तो इसी में आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है, एडिशन पूछ सकता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत आसान टॉपिक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, एक इसमें होल नंबर रह गया, होल नंबर। ये वो टॉपिक है जो हमने 6th, 7th, 8th में किए होंगे। अगर आप एक बारी
गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी तो हम सबके दिमाग में से थोड़ा थोड़ा स्किप हो गया, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हम रिकॉल कर लेंगे। इसके बाद आती है वैन हिल थ्योरी। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसमें लेवल 2 और 3 तक की ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप फिर भी पूरी थ्योरी से गो थ्रू कर लीजिएगा। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में भी सेम चीज़ मैथ की तरह ही 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप सबकी तरह मैंने भी यही सुना था कि 6 to 8th क्लास की एनसीईआरटी करो साइंस की बहुत अच्छे से और हो जाएगा। तो मैंने उठाई एनसीईआरटी, तो लिटरली बताऊँ मैंने 5-6 चैप्टर्स किए, और जब मैंने प्रीवियस ईयर मैच किया तो उससे मेरे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे। तो इसका मैंने अपने हिसाब से कुछ एनालिसिस लगाया था, लेकिन वो पेपर में 100% मेरे लिए कामयाब नहीं हुआ। इसलिए फिर मेरी जो जनरल नॉलेज है साइंस में वही काम आई। इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें कुछ कंसिडर नहीं कर, आपको कुछ सजेशन नहीं दूंगी, आप अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर कीजिए। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया बियॉन्से वाला, तो आप बियॉन्से की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए। मान लीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया तो पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया तो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लीजिए। मतलब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं आप वो कीजिए। बाकी आप इसमें फिजिक्स कीजिए, प्रीवियस ईयर से फिजिक्स के बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलें अब बात करते हैं बुक की, कि मैंने कौन सी बुक यूज़ की थी, मतलब मैंने कौन सी बुक से पढ़ाई की थी। तो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर वाली बुक ली थी। तो अरिहंत पब्लिकेशंस की 2 बुक आती है। एक तो कंटेंट वाली बुक आती है जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और उसमें सिर्फ 3 से 4 प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे, और दूसरी बुक आती है जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। तो मैंने वही वाली बुक ली थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे मिले, और इन क्वेश्चंस को मैंने 2-3 बार किया था। मतलब एक जो पेपर था पूरा उसमें इतने सारे पेपर्स थे कि मैं तो करते करते हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने उन पेपर्स को 3 से 4 बार किया, रिपीटेशन 3 से 4 बार किया। जब मैंने उनको 3 से 4 बार किया ना, तो फिर वो बहुत आराम से सॉल्व हो रहे थे। तो टिप नंबर 1, आपका 2-3 बार अच्छे से प्रीवियस ईयर करने हैं। सेकेंड, इनिशियली आपको प्रीवियस ईयर से ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमने बहुत बार ये सुना है कि सीटेट में टाइम कम मिलता है क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी आते हैं। जो बाकी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन की लेंथ छोटी होती है, लेकिन सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी होती है। तो अगर आप प्रैक्टिस ही उस लेवल की क्वेश्चन से करेंगे, उस लेंथ के क्वेश्चन से करेंगे जो एग्ज़ाम में आने ही हैं, तो आप एग्ज़ाम तक उन क्वेश्चन की लेंथ से यूज टू हो जाएंगे और आप बड़ी आसानी से पेपर में बैठ के उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप प्रीवियस ईयर से ही करें, और मैंने भी इनिशियली प्रीवियस ईयर से ही किया था। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। हमने सब्जेक्ट वाइज टारगेट मार्क्स रखे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में 2 या 3 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्जिन के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा रख रखे हैं। कैसे? अगर हम इन सभी टारगेट मार्क्स को ऐड ऑन करते हैं 25, 20, 20, 15, तो हमारा टोटल बनता है 95 मार्क्स, जो कि हमारे टारगेट मार्क्स से, जो हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स है 90, उनसे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है। मैं जब खुद प्रिपरेशन करती थी तब मैंने खुद 5 मार्क्स ये मार्जिन के एक्स्ट्रा रखे हुए थे। आप सबको पता है जब रिज़ल्ट आया ना, तो एक स्टोरी हुई। मैं खाना खा रही थी उस टाइम, और उस टाइम रात का टाइम था। तो मेरी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे तो 97 मार्क्स आए, तेरा क्या रहा। तो मैं उसको बोली कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मेरे पास ना रात के टाइम पे रिज़ल्ट के लिए फ़ोन मत किया करो, फिर मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती। तो वो बोले तू टेंशन ना ले, तू चेक कर, जल्दी कर। तो मैं बोली कि नहीं यार, पहले मैं खाना खा रही हूँ, फिर मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। तो वो बोली नहीं यार, कर, चेक कर, जल्दी कर तू। तो फिर मैं क्या बोली, मैं उसको बोली कि ठीक है, अगर मेरा क्लियर हो गया होगा ना तो मैं तेरे को 5 मिनट बाद फ़ोन करती हूँ। अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ होगा ना तो मैं फ़ोन नहीं करूँगी, तो तू अपने आप समझ जाना।
वो बोली ठीक है। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ, और पीछे से मम्मी भी आवाज़ें लगा रही कि पहले तू खाना खा ले, जल्दी खाना खा ले, क्योंकि मम्मी को पता था अगर रिज़ल्ट देख लिया मैंने और मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। तो फिर मैंने पहले खाना खाया, तो खाना खाते खाते और रिज़ल्ट देखते देखते मेरे को 10-15 मिनट हो गए, क्योंकि उस दिन साइट पे बिज़ी चल रही थी सीटेट की। तो मैं रिज़ल्ट जब चेक कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि हे भगवान, उसके तो 97 मार्क्स है, अगर मैं 88 या 89 पे अटक गई तो वो जो 7 मार्क्स आपने उसको एक्स्ट्रा दिए हैं मेरे को ही दे देते हैं, अगर क्या पता मैं अटक गई होंगी तो मेरे मन में ऐसे ऐसे चल रहा था। तो फिर जैसे मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं एकदम इतनी ज़ोर से चिल्लाई, तो मेरी मम्मी बोली क्या हुआ? मैं बोली मम्मी मेरा क्लियर हो गया, मेरे 112 नंबर आए। तो फिर मेरी मम्मी बोलती कि तूने अपनी फ्रेंड को बताया जिसको तूने 5 मिनट बोला था? मैं बोली अरे मम्मी मैं तो उसको भूल ही गई थी। तो मम्मी बोली हाँ हाँ अब तो तू भूलेगी ही। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो मैं बोली यार मेरा 112 मार्क्स आ गए। तो वो कहती है मैं तो देख तेरे को बोल ही ना रही थी, तू तो ऐसे ही टेंशन ले रही थी, मैं तो बोल रही थी तेरा क्लियर हो जाएगा। मैं बोली हाँ। तो फिर मैं उस दिन बहुत खुश हुई। अरे यार ये तो ऐसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कभी बताऊंगी आपको। हो ही गई, मतलब स्टोरी ख़त्म, स्टोरी भी लंबी होगी और वीडियो भी लंबी होगी। तो चलिए हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहली बात क्या थी कि हमें लैंग्वेज अच्छे से चूज़ करनी है। दूसरी बात हमें अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक लेनी है जो मैंने ली थी। अब तीसरी बात ये क्या आ गई कि हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और 150 तक कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको घर से ही ऐसे सोच के चलना है कि हमें पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना, फिर कौन सा करना, फिर कौन सा करना, फिर कौन सा करना। आपको जो स्कोरिंग सेक्शन लगता है और आपको लगता है कि हाँ इसमें से मेरे नंबर आ सकते हैं, आपको पहले वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है। लाइक मैंने सबसे पहले क्या किया था, CDP अटेम्प्ट की थी क्योंकि मेरी CDP अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर कोई भी सब्जेक्ट अटेम्प्ट करती, मैथ्स करती, साइंस करती, तो मेरे को इतनी श्योरिटी नहीं मिलती कि हाँ मेरे इसमें इतने मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए मैं घर से ही सोच के गई थी कि पहले मैं CDP अटेम्प्ट करूँगी, फिर मैं इंग्लिश के अनसीन पैसेज, फिर हिंदी के अनसीन पैसेज करूँगी सोल्व। मैंने क्या किया, पहले चारों अनसीन पैसेज सोल्व कर लिए CDP के बाद, इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी मैंने फिर बाद में की। तो ऐसे ही आपको भी ये सोच के जाना है घर से कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके। तो अब देखिए आप, CDP है मेरे को अच्छे से आती थी, तो मेरे 24 मार्क्स आए हैं। तो मैंने सोचा था कि 25 मार्क्स मेरे आ जाएंगे, 25 26। और फिर मैंने सोचा 25-26 नंबर ये हो गए, इंग्लिश में 15 नंबर का तो अनसीन पैसेज और हिंदी में 15 नंबर का अनसीन पैसेज, 30 नंबर ये हो गए मेरे। कितने हो गए? 55 मार्क्स तो मेरे यहीं से हो गए। उसके बाद आप खुद सोचिए कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितनी आती है कि हाँ मेरा इतने नंबर का पेपर हो गया और मेरे इतने में से इतने तो एटलीस्ट ठीक हैं ही हैं। तो ऐसे ही आपको स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। अब लास्ट में बात करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें तो मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर बहुत सारी ऐसे इंटरनेट पे फ्री वेबसाइट हैं जो हमें फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो बजाय कि आप पैसे खर्च करें, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप फ्री वाले मॉक टेस्ट लगा लीजिए। बहुत सारे साइट हैं, अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से साइट हैं तो कुछ दिनों बाद मेरी एक ये वीडियो भी आ रही है जिसमें मैंने बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट बताए हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे वो रेलवे के हो, SSC के हो, बैंकिंग के हो, या फिर CET के हो, या फिर CTET के हो, नेट के, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं जो कि अभी नहीं 2-3 दिन बाद आएगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये CTET का स्पेशली लेवल 2 के लिए था, लेवल 1 के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है, बस उसमें EVS आ जाता है, जहाँ पे साइंस है वहाँ पे EVS आ जाता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।